मेडिसिन में अपन देख रहे थे जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, इसमें पिछले क्लास में अपन पढ़ रहे थे बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया के बारे में। बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया के बारे में अपन देख रहे थे। उसमें अपन ने इसका निकनेम देखा था, इसके अलावा इसकी एटियोलॉजी देखी थी, किस कौन सा जीव है जो बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया उत्पन्न करता है, कौन सा था, क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम बैक्टीरिया, या अपन कह सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम नोवाई टाइप डी जो है वो बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया डिजीज उत्पन्न करता है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन ने देखा था इसके एपिडेमियोलॉजी, किस प्रकार ये फैलता है। तीसरा अपन ने देखा था इसका पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में किस प्रकार शरीर के अंदर बदलाव करता है, किस प्रकार ये टॉक्सिन उत्पन्न करता है। सही है, एक प्रकार का अवायवीय जीवाणु है जो शरीर में जाके आरबीसी को नष्ट करने का काम करेगा। आरबीसी को नष्ट करने का काम करेगा। पहले ये लीवर में जाएगा, हाथ से कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद ये अवायवीय परिस्थिति ढूंढेगा, और अवायवीय परिस्थिति कहाँ मिलेगी इसको, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम हो, ऐसी परिस्थिति कहाँ मिलेगी, ऐसी परिस्थिति उसको मिलेगी पोर्टल वेन जो है उसके जो अंतिम सिरे जो है वहां पे इसको ऐसी परिस्थिति मिलेगी, और ये जो जीवाणु है ये उसी जगह पे रहेगा, और उसी जगह पे रह के दो प्रकार के टॉक्सिन स्त्रावित करेगा। पहला न्यूरोटॉक्सिन जो नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है, दूसरा बीटा हीमोलाइटिक टॉक्सिन जो कि आरबीसी को नष्ट करने का काम करेगा। और आरबीसी को नष्ट करेगा तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन मुक्त होगा, हीमोग्लोबिन लीवर में जाएगा और क्या पैदा करेगा, जॉन्डिस पीलिया उत्पन्न करेगा। इसके अलावा वह मूत्र के साथ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको हीमोग्लोबिन यूरिया कहा जाता है। और जो मूत्र होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। इसके आधार पर इसका नाम पड़ा रेड वाटर डिजीज, सॉरी रेड वाटर फीवर। रेड वाटर डिजीज अलग होता है, रेड वाटर फीवर अलग होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको बोला जाता है रेड वाटर फीवर। रेड वाटर डिजीज बवेशिया को बोला जाता है, रेड वाटर डिजीज बवेशिया को बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर। सॉरी, रेड वाटर डिजीज है ये, रेड वाटर फीवर बवेशिया को बोला जाता है। ये रेड वाटर डिजीज है, इसको रेड वाटर डिजीज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रेड वाटर डिजीज। रेड वाटर फीवर बवेशिया को कहा जाता है। इन दोनों में आपको फर्क याद रखना है कि रेड वाटर डिजीज किसको कहा जाता है, बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया को, और रेड वाटर फीवर किसको कहा जाता है। पिछली क्लास में शायद मैंने आपको रेड वाटर फीवर बताया था, करेक्शन कर लेना, और रेड वाटर डिजीज होता है, रेड वाटर फीवर नहीं होता। इसको रेड वाटर डिजीज बोला जाता है, रेड वाटर फीवर बवेशिया को बोला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मूत्र लाल रंग का होने की वजह से ही इस रोग को रेड वाटर डिजीज कहा जाता है। सही है। इसके बाद में अपन ने देखा था, इसके लक्षण अपन ने देख लिए थे। इसके अलावा इसमें डायग्नोसिस अपन ने देख लिया था, डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपन ने देख लिया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले वही एंटीबायोटिक यूज करना। एंटीबायोटिक के लिए अपन कौन कौन सी एंटीबायोटिक इसमें यूज कर सकते हैं, पेनिसिलिन, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, हो गया। इसके अलावा एमोक्सिसिलिन, ये एंटीबायोटिक अपन यूज कर सकते हैं, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। इसके अलावा एंटीटॉक्सिक सीरम, एंटीबायोटिक के अलावा एंटीटॉक्सिक सीरम। एंटीटॉक्सिक सीरम का मतलब होता है ऐसी सीरम जो इस जीवाणु के द्वारा उत्पन्न किए गए टॉक्सिन को नष्ट करती है। इसके द्वारा उत्पन्न किए गए टॉक्सिन जैसे कि न्यूरोटॉक्सिन, बीटा हीमोलाइटिक टॉक्सिन, इनको नष्ट करने वाली सीरम, यानी कि इनका एंटीडोट अपन मान सकते हैं एंटीटॉक्सिन सीरम, ये भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा
मिनरल्स पशु को देना चाहिए ताकि और ज़्यादा मात्रा में रक्त की मात्रा बढ़ाई जा सके या आरबीसी की मात्रा बढ़ाई जा सके, तो मिनरल्स देना। इसके अलावा विटामिन सप्लीमेंट, इसके अलावा लीवर एक्सट्रैक्ट, लीवर एक्सट्रैक्ट जो होता है वो लीवर की क्रियाविधि को बढ़ाने का काम करते हैं, यकृत की क्रियाविधि को बढ़ाने का काम करते हैं। ये क्यों दे रहे हैं लीवर एक्सट्रैक्ट? क्योंकि अपन ने इसकी पैथोजेनेसिस में देखा है कि आहार नाल से इसका अवशोषण होकर कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा। तो लीवर में जाएगा तो जिस जगह पे ये जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि उस जगह को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये जिस जगह भी जाएगा वहां पे नुकसान जरूर पहुंचाएगा। तो जाहिर सी बात है, अपन ने देखा इसकी पैथोजेनेसिस की वो लीवर में जाता है, लीवर के जाने के बाद लीवर की वेन जो होती है पोर्टल वेन उसके अंदर जाएगा, तो लीवर में जाएगा तो लीवर को भी नुकसान ही पहुंचाएगा। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए, उस नुकसान को ठीक करने के लिए लीवर एक्सट्रैक्ट भी पशु को दिया जाता है। नेक्स्ट नसेड़ दे सकते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, ये जो होती है दर्द को कम करने का काम कर सकती है, या इन्फ्लामेशन जो होता है जहाँ पे अगर सूजन आ रही है, किसी भी प्रकार का घाव है, उसको भी ठीक करने का काम कर सकता है। इसके अलावा लक्षणात्मक ट्रीटमेंट, लक्षणात्मक उपचार कर सकते हैं। लक्षणात्मक उपचार का मतलब है कि लक्षणों के आधार पर इसका उपचार करना। जैसे कि अगर पशु को फीवर आ रही है, बुखार है, तो एंटीपायरेटिक दिए जाने चाहिए उसको। अगर उसको दर्द है तो एनाल्जेसिक ड्रग्स उसको दी जानी चाहिए। वो सारी लक्षणात्मक उपचार सही। ये हो गया ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एंटी टॉक्सिन सीरम, क्योंकि टॉक्सिन को खत्म करने के लिए एंटी टॉक्सिक सीरम, मिनरल्स, विटामिन सप्लीमेंट्स और लीवर एक्सट्रैक्ट सही है। इसके अलावा नसेड्स भी दे सकते हैं और लक्षणात्मक उपचार उसका किया जाना चाहिए। तो ये हो गया इसका उपचार। नेक्स्ट आता है रोकथाम व नियंत्रण। रोकथाम व नियंत्रण में जाहिर सी बात है ऐसे स्थान जैसे कि जहाँ पे पशुशाला जो होती है पशुओं की, जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, वहाँ पे पशुओं का जो अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, साफ सफाई वहाँ पे पूरी होनी चाहिए। जो पशुशाला होती है उसको डिसइंफेक्टेंट से साफ करना चाहिए। जो कारकस जो होते हैं, कारकस का मतलब जो मृत पशु, उनका निस्तारण या डिस्पोजल अच्छे से करना चाहिए, ताकि अगर इस रोग के द्वारा किसी पशु की मृत्यु होती है तो उसके मरने के बाद क्या होता है, अपन क्या करते हैं, पशु के शरीर को बाहर ही छोड़ देते हैं सही। उसके पशु का जो शरीर है, मान लो बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया से या किसी भी डिजीज से, ऐसा डिजीज जो बीजाणु उत्पन्न कर रहा है, स्पोर का निर्माण कर रहा है, ऐसा डिजीज जो स्पोर का निर्माण कर रहा है, जैसे कि बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया, एंथ्रेक्स हो गया, बहुत सारे डिजीज जो स्पोर का निर्माण करते हैं। आगे इसे जस्ट देखेंगे बोटुलिज्म में, तो उसमें भी जो बैक्टीरिया है वो बीजाणु का निर्माण करता है, स्पोर का निर्माण करता है। तो ऐसे जीवाणु जो स्पोर का निर्माण करते हैं, ऐसे जीवाणुओं के द्वारा मारे गए पशु, ऐसे जीवाणुओं के द्वारा मृत पशुओं का को अपन क्या करते हैं, बाहर ही छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ने से वो क्या करते हैं, या तो गल जाते हैं, धीरे धीरे गलने के बाद क्या होते हैं, उसके अंदर उत्पन्न जो बीजाणु होते हैं वो वातावरण में आ जाते हैं। उसके अंदर जो बीजाणु है, इस रोग के जो बीजाणु है वो बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद स्वस्थ पशुओं को भी संक्रमित कर सकते हैं सही है। तो उसका निस्तारण अच्छे से होना चाहिए। उसका डिस्पोजल का मतलब उसको अच्छे से 2 से 3 फीट अंदर तक, 2 से 3 मीटर अंदर तक उसको गाड़ना चाहिए। पशु को इतना नीचे गाड़ना चाहिए ताकि उसके जो जीवाणु है वो बाहर ना आ सके। तो ये इसका एक प्रकार से रोकथाम और नियंत्रण में अपन देख सकते हैं इसका। इसके अलावा वैक्सीन उपलब्ध है, वैक्सीन पशु को दी जा सकती है। 6 महीने की उम्र के सभी पशुओं को, 6 माह की उम्र के सभी जो पशु होते हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। वैक्सीन जो है इसकी फॉर्मेलिन किल्ड, वैक्सीन का नाम है, लंबा सा नाम है, याद रखना है आपको, फॉर्मेलिन किल्ड वूल कल्चर
एब्जॉर्ब ऑन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो कल्चर होता है उसके अंदर फॉर्मेलिन किल्ड वैक्सीन जो होती है उसको रखा जाता है, जो किसकी वैक्सीन है, बेसिकली हीमोग्लोबिन की। ये आपको ध्यान रखना है, ये वैक्सीन इसको लगाई जा सकती है 6 माह की उम्र के जो पशु होते हैं उनमें सब में ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। ये हो गया बेसिकली हीमोग्लोबिन यूरिया के बारे में। नेक्स्ट अपना डिजीज आता है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म रोग है तो इसका सबसे पहले अपन देखते हैं उपनाम। इसके बहुत सारे उपनाम हैं, आपको कौन कौन से याद रखने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। उपनाम की अगर बात करते हैं तो उपनाम में सबसे पहला सेकर-कोयल सिंड्रोम, सेकर-कोयल सिंड्रोम, सेकर-कोयल सिंड्रोम। इसके अलावा लिम्बर नेक, इसके अलावा लिम्बर नेक। लिम्बर नेक जो नाम है वो किसके आधार पर पड़ा? लिम्बर नेक का मतलब होता है मुड़ी हुई गर्दन। लिम्बर नेक का मतलब होता है मुड़ी हुई गर्दन। पक्षियों में ये रोग हो सकता है, जो बोटुलिज्म रोग है ये पक्षियों में हो सकता है। पक्षियों में कैसे? ये क्या होता है, इसका जो जीवाणु है, बोटुलिज्म का जीवाणु है वो अवायवीय श्वसन में ग्रो करेगा, और अवायवीय श्वसन में उस समय ग्रो करेगा जब पशु मर जाता है। मान लो कोई जीवित पशु है, जीवित पशु के अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं लेकिन वो रोग उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे जीवित पशु के अंदर जो वायवीय परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, सही है, तो वायवीय परिस्थिति के अंदर ये ग्रोथ नहीं करते और ये टॉक्सिन स्रावित करते हैं। बोटुलिज्म जिसको टॉक्सिन बोला जाता है, इसका टॉक्सिन का नाम भी बोटुलिज्म टॉक्सिन है, सही है। ये सबसे खतरनाक टॉक्सिन माना जाता है जो बोटुलिज्म टॉक्सिन है। कहीं भी आप अगर बैठे हो तो नेट में एक बार बोटुलिज्म टॉक्सिन के बारे में सर्च करके देखना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक टॉक्सिन इसको माना जाता है, सही है। तो जो बोटुलिज्म टॉक्सिन है वो इस बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब कब उत्पन्न किया जाता है? ये बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और अवायवीय परिस्थितियों में उत्पन्न किया जाता है, जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न किया जाता है जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। अब जैसे ही मान लो ये बैक्टीरिया नॉर्मली रूप से पशु के अंदर उपस्थित रहता है लेकिन रोग उत्पन्न नहीं करता। नॉर्मली उपस्थित रह सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जीव के अंदर ये उपस्थित है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मान लो किसी पशु के अंदर, गाय की बात करें, गाय भैंस की बात करें, तो ऐसा पशु जिसके अंदर ये बोटुलिज्म का बैक्टीरिया उपस्थित है। अब बोटुलिज्म का बैक्टीरिया कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। टाइप ए बी सी डी ई, 5 प्रकार के टाइप हैं इसके। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के 5 प्रकार के टाइप हैं, पांचों प्रकार के टाइप ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो बोटुलिज्म का जो जीवाणु है वो किसी पशु के अंदर उपस्थित है लेकिन वो रोग उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर सारी की सारी वायवीय परिस्थितियां उत्पन्न है, वायवीय, और दूसरी तरफ उसके एंटीबॉडी, शरीर के अंदर एंटीबॉडी प्रतिरक्षा तंत्र है, वो भी रोग उत्पन्न करने नहीं देगा, सही है। जब पशु की मृत्यु हो जाती है, मान लो किसी दूसरे रोग की वजह से या नेचुरली किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, ऐसा पशु जिसके अंदर ये बोटुलिज्म का जो जीवाणु उपस्थित है, ऐसे पशु की मृत्यु होगी,
ऐसे पशु को अपन ने बाहर छोड़ दिया, बाहर करने छोड़ दिया उसको। अब मृत्यु होने के बाद जाहिर सी बात है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि पशु मृत हो गया तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन उसके अंदर उपस्थित नहीं है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो फिर ये बैक्टीरिया अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करते हैं, फिर ये बैक्टीरिया अपना प्रभाव दिखाते हैं। सही है, अवायवीय शोषण हो गया, अवायवीय परिस्थिति होगी, अवायवीय परिस्थिति में क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद ये एक टॉक्सिन का स्त्राव करेगा कि जिसको बुलाते हैं बोटुलिज्म टॉक्सिन। क्या बुलाते हैं उसको, बोटुलिज्म टॉक्सिन का स्त्राव करेगा। अब उस मृत पशु को, उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो तो मर चुका है, उसको चाहे नुकसान हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस मृत पशु को जिसमें ये बोटुलिज्म का बैक्टीरिया उपस्थित है, इसने ग्रोथ कर लिया, इसमें उसने जहर बना दिया, उसका शरीर के अंदर जहर बोल दिया, या अपन कह सकते हैं टॉक्सिन उसके अंदर इस तरह कर दिया, टॉक्सिन बना दिया, बोटुलिज्म टॉक्सिन बना दिया। अब उस पशु को कोई दूसरा जीव खाता है, जैसे कि कई पक्षी है, कौवा हो गया, ये सारे बहुत सारे पक्षी हैं जो मृत शरीर को खाते हैं। सही है, इसके अलावा कुत्ता बिल्ली ये भी कई बार उसको खाते हैं, कुत्ता बिल्ली तो खाते हैं, मांस खाते हैं वो, तो वो भी उस पशु को खाएंगे। इसके अलावा कई बार क्या होता है, किसी पशु के अंदर पिका रोग होता है। पिका रोग का मतलब होता है फास्फोरस की कमी से होने वाला रोग है, ऐसा रोग जो फास्फोरस की कमी से होता है। इसके अंदर क्या करता है, पशु जो गाय हो चाहे भैंस हो भेड़ बकरी, ये हर किसी चीज को खाने लगते हैं। इस रोग के अंदर क्या होता है, फास्फोरस की कमी से होने वाला रोग है पिका। पिका रोग में क्या होता है, पशु हर किसी चीज को खाने लगता है। सही है, तो ऐसा पशु जिसके अंदर पिका है, या ऐसा पशु जिसको खाने के लिए बहुत दिनों से कोई चारा नहीं मिला, तो वो क्या करता है, वो उस मृत शरीर को खाने लगता है। तो मृत शरीर को खाएगा, उसके अंदर उपस्थित जो जहर है, उसका टॉक्सिन है, बोटुलिज्म टॉक्सिन, वो स्वस्थ पशु के अंदर आ जाएगा, और स्वस्थ पशु के अंदर जब आएगा और आने के बाद शरीर में अपना प्रभाव दिखाने लगता है। और ये क्या करेगा, ये बोटुलिज्म टॉक्सिन है, ये नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है, नर्व सिस्टम को प्रभावित करेगा और लकवा उत्पन्न कर देगा। ये सारे लक्षण इसके मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बता दिया है। तो लिम्बर नेक की बात आ रही थी, लिम्बर नेक में क्या होता है, लिम्बर नेक में जब पक्षी इसको खाता है, किसी मृत शरीर को खाएगा तो जहर उसके अंदर जाएगा, जहर उसके अंदर जाएगा तो जो पक्षी मरेगा उसकी गर्दन को आप देखें ना, गर्दन उसकी मुड़ी हुई दिखाई देगी, मुड़ी हुई गर्दन के साथ पड़ा हुआ रहेगा पक्षी, तो उसके आधार पर इसका नाम पड़ा लिम्बर नेक। इसके अलावा और भी इसके कई नाम हैं, जैसे कि वास्टर्न डक सिकनेस, वास्टर्न डक सिकनेस, वास्टर्न डक सिकनेस। इसके अलावा बर्बर पैरालाइसिस, बल्बर पैरालाइसिस। अब बल्बर पैरालाइसिस क्यों बोला जाता है वो आगे आएगा। बल्बर का मतलब होता है ढीला, बल्बर का मतलब क्या होता है, ढीला। ऐसा पैरालाइसिस जिसके अंदर, जिस अंग के अंदर पैरालाइसिस हो रहा है वो पूरी तरह ढीला पड़ जाता है, वो ऑर्गन किसी प्रकार का उसके अंदर संवेदना उत्पन्न नहीं होती, तो उसके आधार पर इसका नाम पड़ा बल्बर पैरालाइसिस। या अपन इसको क्या कह सकते हैं, लोइन डिजीज, लोइन डिजीज को कह सकते हैं, या इसके अलावा लेम्जिएक्टिस को कह सकते हैं। ये इसके कई नाम हैं, इसके सिनोनिम स्नेकर कोइल सिंड्रोम, लिम्बर नेक, इसके अलावा वेस्टर्न डक सिकनेस, बल्बर पैरालाइसिस, लोइन डिजीज और लेम्जिएक्टिस। ये नाम है इसके, जो आपको इनमें से याद क्या रखना है। एक तो स्नेकर कोइल डिजीज आपको याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है या आता है तो उसके बारे में बता रहा हूँ। कई बार बोटुलिज्म में डायरेक्ट ये नहीं देता, इसके निकनेम देके पूछ लेते हैं। तो स्नेकर कोइल सिंड्रोम ये भी आपको याद रखना है, लिम्बर नेक ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बल्बर पैरालाइसिस भी आपको याद रखना है, बल्बर पैरालाइसिस के अलावा लोइन डिजीज भी आपको याद रखना है। ये चार बोटुलिज्म के अलावा ये चार नाम और आपको याद रखने हैं, इसको मतलब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेम्जिएक्टिस भी ज़्यादा नहीं पूछा गया इसको कभी, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है। लोइन डिजीज हो सकता है, बल्बर पैरालाइसिस, लिम्बर नेक, स्नेकर कोइल सिंड्रोम। ये इसलिए बता रहा हूँ, कई बार एग्जाम में बोटुलिज्म ज़्यादातर तो बोटुलिज्म देगा, अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो बोटुलिज्म देगा, लेकिन अगर वो किसी क्वेश्चन को घुमाने के हिसाब से, किसी क्वेश्चन को या जो स्टूडेंट है उसको कंफ्यूज करने के हिसाब से ये नाम देता है,
जैसे कि स्नेकर पॉइंट सिंड्रोम के नाम से आगे, लिम्बरनेक के हिसाब से क्वेश्चन आता है, सही है, बल्बर पैरालिसिस के हिसाब से आता है, लोएन डिजीज के हिसाब से आता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं ताकि आप क्वेश्चन सही कर सको। इसके अलावा इसके मुख्य लक्षण की बात करते हैं। ये हो गए इसके निकनेम होंगे। मुख्य लक्षण की अगर बात करते हैं तो मुख्य लक्षणों में जैसे कि लड़खड़ाना, लड़खड़ा कर चलना, लड़खड़ा कर चलना। इसके अलावा शरीर में कंपन उत्पन्न होना, शरीर में कंपन उत्पन्न होना, और लकवा। लकवा तो इसका मुख्य लक्षण है। लकवे के आधार पर ही तो इसका नाम क्या पड़ा, बल्बर पैरालिसिस। लकवा इसका मुख्य लक्षण हो सकता है। लक्षण इसका मुख्य लक्षण, लकवा जो होता है पैरालिसिस का मुख्य लक्षण है। इसके अलावा ये जो ये रोग है ये लगभग सभी प्रकार के पशुओं में हो सकता है, लगभग सभी प्रकार के पशुओं में, सभी प्रकार के जीवों में, पशुओं के जीवों के अंदर जिसमें पक्षी भी आते हैं, सभी प्रकार के जीवों में, मानव में भी ये रोग हो सकता है। मानव में भी यह रोग हो सकता है। ये मानव में है, पशुओं से मानव में हो रहा है तो इसको अपन जूनोटिक डिजीज कह सकते हैं। जूनोटिक डिजीज को कह सकते हैं। तो मानव, पशुओं से मानव में हो रहा है। अब मानव में कैसे होता है, जैसे कि अपन मान लेते हैं कि मांस खाने वाले मानव है जो नॉन वेज जो है, जो चिकन, मटन, मछली ये सब खाते हैं, तो उनके अंदर उस मछली से भी आ सकता है, ये उस मटन से भी आ सकता है, उस चिकन से भी ये जो है ये जहर मानव के अंदर आ सकता है। तो मानव को भी ये प्रभावित कर सकता है। तो ये हो गया इसके उपनाम की बात होगी, इसके मुख्य लक्षण हो गए। सभी प्रकार के जीवों में ये हो सकता है, मानव में भी ये हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं रोग कारक की। ईटियोलॉजी, रोग कारक। अब रोग कारक की बात करते हैं तो रोग कारक मैंने आपको बताया, रोग कारक कौन सा है इसका, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। इसके 5 प्रकार के टाइप हैं, टाइप ए, बी, सी, डी और ई। ये पांचों प्रकार के जो टाइप हैं ये रोग उत्पन्न करने में सक्षम है। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम टाइप ए, बी, सी, डी, ई सारे के सारे जो हैं वो बोटुलिज्म रोग उत्पन्न करने में सक्षम है। इसके अलावा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो है एक तंत्रिकीय टॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन उत्पन्न करता है, ऐसा टॉक्सिन उत्पन्न करता है, ऐसा जहर उत्पन्न करता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, या तंत्रिकीय विष जिसको बोल सकते हैं, तंत्रिकीय विष, या अपन इसको कह सकते हैं न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन जो नर्व को प्रभावित करने वाला, या अपन कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला विष, तो ये न्यूरोटॉक्सिन उत्पन्न कर सकते हैं। न्यूरोटॉक्सिन के अलावा ये बीजाणु बनाते हैं, बीजाणु निर्माण, स्पोरपोरिन, स्पोरपोरिन बैक्टीरिया। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव होता है, ये ग्राम पॉजिटिव छड़नुमा इसकी संरचना होती है, छड़ के समान या रोड शेप्ड जिसको बोल सकते हैं, रोड के समान इसकी संरचना हो सकती है। इसके अलावा इसके बीजाणु जो होते हैं, इसके बीजाणु होते हैं वो कई वर्षों तक मिट्टी में रह सकते हैं। बीजाणु कई वर्षों तक
मिट्टी में जीवित रह सकते हैं। जीवित रह सकते हैं कई वर्षों तक। इसके जो बीजाणु हैं, स्पोर हैं, कई वर्षों तक मिट्टी में जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा ये जो जीवाणु है ये अवायवीय परिस्थिति में वृद्धि करता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। अवायवीय परिस्थिति, अवायवीय परिस्थिति में वृद्धि करता है। अवायवीय का मतलब होता है कि मृत पशु के अंदर ही इसकी वृद्धि होगी। मृत पशु के अंदर ये टॉक्सिन उत्पन्न करेगा। इस मृत पशु को कोई दूसरा जीव खाएगा तो उसके अंदर उपस्थित जो टॉक्सिन है वो स्वस्थ जीव के अंदर आएगा। वो टॉक्सिन क्या करेगा, वो तंत्रिका विष है, नर्व को डैमेज करेगा। सही है, वो आगे अपन पैथोजेनिसिस में पढ़ेंगे कि ये क्या करेगा, तंत्र को प्रभावित करेगा और लकवा उत्पन्न कर देगा। अवायवीय परिस्थिति में अपन कह सकते हैं अवायवीय परिस्थिति में ये वृद्धि करता है। ये सारे हो गए इसकी इटियोलॉजी। ये आपको नाम ध्यान रखना है इसका, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम टाइप ए बी सी डी ई। सही है, सारे प्रकार के टाइप है 5 प्रकार के, वो सारे के सारे बोटुलिज्म में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा ये तंत्रिकीय विष उत्पन्न करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन जो नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है, तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। सही है, इसके अलावा ये जो बीजाणु है, बीजाणु निर्माण करते हैं। इसके बीजाणु जो होते हैं कई वर्षों तक मिट्टी में जीवित रह सकते हैं। इस मिट्टी की सहायता से ये स्वस्थ पशु के अंदर जाएंगे और स्वस्थ पशु के अंदर ये बीजाणु किसका निर्माण करेंगे, शरीर में जाने के बाद बीजाणु बैक्टीरिया का निर्माण करेंगे। ये बैक्टीरिया जब पशु मृत होएगा, जब पशु जो होता है मृत होगा, उस मृत होने के बाद अवायवीय परिस्थिति लेके ये टॉक्सिन का निर्माण करते हैं। उस टॉक्सिन को कौन खाएगा, स्वस्थ जीव खाएगा। वो टॉक्सिन को स्वस्थ जीव खाने के बाद में वो अपने लक्षण उसके अंदर प्रदर्शित करेगा। सही है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, छड़नुमा इसकी संरचना है। सही है, रोड से अवायवीय परिस्थितियों में वृद्धि करता है। इसके बीजाणु कई वर्षों तक मिट्टी में जीवित रह सकते हैं और हर चीज के लिए प्रतिरोधी होते हैं। प्रतिरोधी जैसे कि जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, डिसइंफेक्टेंट के प्रति प्रतिरोधी जैसे कि अल्कोहल, फिनोल, वो सब चीज जिससे अपन शौचालय की साफ सफाई करते हैं उनसे भी प्रतिरोधी होते हैं। इसके अलावा वातावरण में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। वातावरण में परिवर्तन के प्रति ये प्रतिरोधी होते हैं। ये सारे लक्षण आपको एटियोलॉजी में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इसकी एपिडेमियोलॉजी, फैलाव किस प्रकार होता है, इसका पैथोजेनेसिस, ट्रीटमेंट, बाकी सब नेक्स्ट क्लास।